हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर आज हम देखने वाले हैं कॉलम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं न्यूमेरिकल हमारा क्या बोलता है। तो न्यूमेरिकल जो आपका ये है, ये सिलेक्टेड है आपका एसएससी जेईई 2016 में आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, डिजाइन ए सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रीइंफोर्समेंट। हमें सर्कुलर कॉलम डिजाइन करने के लिए बोला है, किसके साथ में? हेलिकल रीइंफोर्समेंट के साथ में। सब्जेक्टेड टू ए वर्किंग लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। जो आपको वर्किंग लोड है वो 1500 किलो न्यूटन दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 450 mm। द कॉलम हैज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3.5 मीटर। अनसपोर्टेड लेंथ दी है कॉलम की 3.5 मीटर। एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। ये जो आपको दी हुई है, ये जो आपको मेंशन की है वैल्यू, ये आपको एंड कंडीशंस जो है वो दी हुई है। क्या? एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पर पोजीशन में तो इसको रोका हुआ है, मूवमेंट ब्लॉक कर दी, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं मूव नहीं कर सकता। बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। मतलब घूमने के लिए आजाद है बट चलने के लिए आजाद नहीं है। मतलब मूवमेंट को इसने रोक दिया बट रोटेशन को नहीं रोका। रोटेशन कर सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकता। तो कैसी सपोर्ट होती है ये? पिन सपोर्ट। तो दोनों साइड आपका क्या है? पिन सपोर्ट है। देखेंगे इसको भी। यूज एलएसएम मेथड और M25 Fe415 आपका स्टील का ग्रेड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो हमें डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, फिर इसके डिजाइन स्टेप्स को देखेंगे कि कैसे कैसे कहां से हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है? सबसे पहले देखो भाई, हमें एक तो दिया हुआ है लोड, वर्किंग लोड जो दिया हुआ है P 1500 किलो न्यूटन। 1500 किलो न्यूटन है। अब इसके साथ में हमें और क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ द कॉलम इज, डायमीटर जो है वो कितना है? 450 mm। इसके साथ में लेंथ दी हुई है हमें, अनसपोर्टेड लेंथ L0 3.5 मीटर। और इसके साथ में क्या और कोई डेटा दिया हुआ है? जी नहीं, M25 और Fe415 हमें ग्रेड दिए हुए हैं स्टील के। तो अब देखो यार, हमें किस मेथड से डिजाइन करना है? लिमिट स्टेट से। तो हमें फैक्टर्ड वैल्यू चाहिए होगी, तो सबसे पहले यहीं पे कर लेते हैं, बाद में बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टर्ड वैल्यू क्या रहेगी लोड की? PU क्या आएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ P। तो वैल्यू क्या आएगी? 1.5 इंटू 1500 किलो न्यूटन। तो क्या वैल्यू आएगी ये? कैलकुलेट करिए। 1.5 इंटू 1500, ये आती है 2250, 2250 किलो न्यूटन। ठीक है। इसके बाद अब हमें यहां पर अनसपोर्टेड लेंथ दी हुई है 3.5 मीटर। हमें जरूरत पड़ेगी आगे इफेक्टिव लेंथ की भी। तो इफेक्टिव लेंथ हमें पता है कि यहां पर क्या होगी कंडीशन? L इफेक्टिव। अब L इफेक्टिव के लिए चलो नीचे निकाल लेंगे, यहां लिख देते हैं, यहां नहीं लिखते। ठीक है। तो नाउ फॉर L इफेक्टिव, L इफेक्टिव के लिए हमें क्या पता है कि टेबल से हमें चेक करनी पड़ती है कि हमारा जो कॉलम है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, और उस कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी को कैसे चेक करूंगा? एंड कंडीशंस के हिसाब से। एंड कंडीशंस के हिसाब से K वैल्यू जो होगी वो चेक करता हूं वहां से। L इफेक्टिव क्या रहती है हमारी? L इफेक्टिव क्या रहेगी? K इंटू L0। तो टेबल से K की वैल्यू चेक करते हैं हमारे पर्टिकुलर केस के हिसाब से। यहां पर हमारा केस कैसा है? इधर भी आपका क्या है? पिन सपोर्ट है, और यहां पर भी पिन सपोर्ट है। इस कंडीशन में L इफेक्टिव क्या रह जाती है आपकी? L0 के बराबर। तो K की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये आपका L इफेक्टिव के बराबर ही हो गया। ठीक है। तो यहां पर K की वैल्यू कितनी है? 1। तो देयरफॉर L इफेक्टिव क्या हो गई हमारी? L0 के बराबर। कितनी दी हुई है? 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो ये भी पता चल गई हमें। मेन वैल्यूज जो हमें अभी यहां से पता चल सकती थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है। अब इसके बाद अब आप देखो जो डिजाइन स्टेप्स जो होंगे हमारे, सबसे पहले देखो, जब भी मैं कॉलम को डिजाइन करता हूं तो कॉलम को डिजाइन करते टाइम सबसे पहले हमने कौन सा केस किया था? देखो एसएससी में वही केस आता है, हमने उसी से किया था। अदरवाइज केसेस आपके और भी बनते हैं। यूनिएक्सियल बेंडिंग आपका आता है,
बाई एक्सियल बेंडिंग आते हैं, बट वो हमारे रेलिवेंट नहीं है गेट वगैरह के लिए, उसको बढ़ेंगे आगे देखेंगे उनको भी, ठीक है। हमें हमारे रिस्पेक्ट में हमारे इंपॉर्टेंस का कौन सा केस था, बिना किसी बेंडिंग के, और क्या था हमारा शॉर्ट कॉलम का केस। जनरली हमारा यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटी जब हम निकालते हैं तो किसकी निकालते थे, शॉर्ट कॉलम, और दूसरी क्या कंडीशन थी उसकी, कोई भी उसके अंदर मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारी क्या रहे, 0.05d से कम रहती है अगर, ठीक है, तो उसको क्या मान लेता हूं मैं, एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन उसके अंदर आ रहा है। ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है पहले, क्या मेरा कॉलम शॉर्ट कॉलम है, क्या इसके अंदर एक्सियल कंप्रेशन आ रहा है, तो या एक्सियल लोडिंग हो रही है, तो वो चेक करते हैं। शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम को चेक करने की आपकी कंडीशन क्या रहती है, एल इफेक्टिव अपॉन डी, ये रेशियो चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं यहाँ पे, एल इफेक्टिव अपॉन डी, ये रेशियो चेक करें सबसे पहले, कितनी आती है, 12 से कम आएगी तो शॉर्ट कॉलम, ऊपर आएगी तो लॉन्ग। तो एल इफेक्टिव अपॉन डी क्या वैल्यू आएगी आपकी, एल इफेक्टिव कितनी निकाली हमने यहाँ पे 3.5 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 0.45। तो कोई एक ही बात है, आप या तो इसको एमएम में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, दोनों सेम यूनिट्स में होने चाहिए। क्या वैल्यू आई है, 3.5 डिवाइड बाय 0.545, 7.78, ये आ रही है आपकी 7.78। ये वैल्यूज आपकी यहां पर आ चुकी हैं। तो 7.78 आपकी क्या है, लेस देन 12 है, तो लेस देन 12, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम हो गया हमारा, यहां से बिल्कुल आराम से पता चल गया हमें भाई। अब एक और चीज हमें पता करनी थी, क्या ये एक्सियल बेंडिंग, मतलब इसके अंदर कोई बेंडिंग वेंडिंग तो नहीं हो रही, या एक्सियल लोडिंग हो रही है, सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक करता हूं। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ई मिनिमम पहले तो निकालिए आप, ई मिनिमम कितनी आती है, इसको कंपेयर करूंगा 0.05d से, तो पहले तो ई मिनिमम ही निकालना पड़ेगा। क्या कैटेगरी, क्या कंडीशन रहती है ई मिनिमम की, या तो एल नोट अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30 और 20 mm, इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम आता है वही क्या हो जाता है हमारा यहां पे मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, ठीक है, कितनी आती है यहां से, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का देखो कैलकुलेशन करो, एल नोट की वैल्यू कितनी है 45, एल नोट ये रही 3500 mm में कन्वर्ट करने के बाद अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30, डी कितना दिया हुआ है हमें 450 अपॉन 30, ये कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट जल्दी से, 3500 अपॉन 500 प्लस 450 अपॉन 30, ये आ रहा है हमारा 22 mm हमारा यहां से आ गया। ये एक वैल्यू, एक कंडीशन आ गई, और दूसरी क्या थी, और 20 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है वही हमारी क्या रहती है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो देयरफॉर मैक्सिमम कौन सी है ये, तो देयरफॉर ई मिनिमम कितनी हो गई हमारी यहां से 22 mm। तो इतनी इसेंट्रिसिटी के लिए कम से कम मैं इसको डिजाइन करूंगा। अब एक और चेक करते हैं हम यहां से, इन मिनिमम इसेंट्रिसिटी को कंपेयर करते हैं किससे, 0.05d वैल्यू के साथ में। अगर उससे कम आती है ये तो एक्सियल लोडिंग है, ये इसके अंदर इसेंट्रिसिटी सिर्फ नाम मात्र की है, कोई मेजर रोल नहीं करती हमारी इसेंट्रिसिटी, तो एक्सियल लोडिंग के लिए इसको डिजाइन कर दूंगा। अगर उससे बड़ी वैल्यू आती है फिर मुझे बेंडिंग कंसीडर करनी पड़ेगी, उनके लिए हमारे कॉलम्स के डिजाइन चेंज हो जाएंगे, डिजाइन कंसीडरेशंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है, वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है। तो हमें वैसे भी पता है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपका यही वाला आएगा, तो फिर भी कंपेयर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो नाउ वैल्यू क्या आएगी आपकी, जिससे कंपेयर करना है 0.05d, ये क्या वैल्यू आएगी 0.05 इंटू डी कितना है आपका 450, तो निकालिए कितनी वैल्यू आती है 0.05 इंटू 450, 22.5, 22.5 आपको बचा गया। तो ये क्या है आपकी ई मिनिमम इज लेस देन
0.05 D, that is 22 mm is less than 22.5 mm. Therefore कैसा हो गया ये? एक्सियली लोडेड, एक्सियली लोडेड। ये आपको पता चल गया केस। तो अब हमें इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला पता है। अगर शॉर्ट कॉलम है और एक्सियली लोडेड है तब मैं उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकता हूं। ये चीज क्लियर सबको? तो क्या रहती है हमारी कैसा मेथड है हमारा? लिमिट स्टेट मेथड। तो अल्टीमेट वैल्यूज लिखूंगा सारी। तो P की जगह P U आ जाएगा यहां, इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 0.40 FCK इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये आ गया। अब इसके साथ में ये लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारी नॉर्मली कॉलम की, बट यहां पर क्या है? हेलिकल रीइंफोर्समेंट बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? हेलिकल रीइंफोर्समेंट। हेलिकल रीइंफोर्समेंट में हमें पता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% बढ़ जाती है। तो 5% को कैसे शो करते हैं? इनटू में 1.05 करके ये फॉर्मूला बन जाता है। तो चलो अब यहां पे फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लूंगा, बट इसके अंदर यूज होने वाली टर्म्स क्या मुझे सभी की वैल्यू पता है? वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो FCK मुझे ग्रेड दिया हुआ है, निकाल लूंगा। AC क्या एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हमें पता है, वो कैसे निकालेंगे अभी हमें नहीं पता बेसिकली, बाकी देखते हैं, इसके बारे में करेंगे बात। FY ग्रेड दिया हुआ है, निकल जाएगा। ASC ये भी नहीं पता। तो अब देखो कॉन्क्रीट का एरिया, सपोज आपका इस तरह से यहां पर ये कॉलम प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इस कॉलम के अंदर आपने क्या किया हुआ है? यहां पर स्टील भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर यहां पर आपने स्टील भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो क्या पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट है? नहीं, उसके अंदर क्या है? स्टील भी है। तो कंक्रीट का एरिया कैसे निकालूंगा? टोटल एरिया में से स्टील का एरिया माइनस कर दूंगा तो कंक्रीट का एरिया निकल जाएगा। टोटल एरिया आपको क्या दिया हुआ है? ये जो डायमीटर है कितना दिया हुआ है आपको? टोटल डायमीटर ऑफ कॉलम कितना दिया हुआ है? 450। कैपिटल डी कितना दिया हुआ है? 450 mm ये दिया हुआ है। तो टोटल एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं? π/4d² निकाल लेते हैं भाई। तो यहां यही निकाल देता हूं, फिर यहीं पुट कर देंगे डायरेक्टली वैल्यूज। तो यहां पे ए ग्रोस बोलते हैं इसको, जो टोटल एरिया निकालता हूं उसको क्या बोलते हैं? ए ग्रोस। ग्रोस एरिया मतलब टोटल एरिया। तो क्या आ जाएगा ये हमारा π/4 इंटू में d²। ये वैल्यू कितनी आएगी? π/4 इंटू में d कितना दिया हुआ है? 450 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आती है? लिख लेते हैं इसको, आगे बार बार कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आ गया हमारा π/4 इंटू 450 का स्क्वायर 1590। इसको यहां लिख देता हूं 159043.1 mm²। ये हमारा ग्रोस एरिया आ गया यहां से निकल के, ए ग्रोस, ठीक है भाई। कंक्रीट का एरिया कितना हो जाएगा? अब हम हमारा यहां से देयरफॉर AC क्या हो जाएगा यहां से? ए ग्रोस माइनस ASC, यही हो जाएगा। टोटल में से क्या कर दूंगा? कंक्रीट स्टील का एरिया माइनस कर दिया तो कंक्रीट कितना है वो बच जाएगा। तो ये आ गया यहां से हमारा। अब इसको यहां पे पुट करते हैं। सारी हमारी जो इक्वेशन होगी किसकी टर्म्स में आ जाएगी? ASC की टर्म्स में। तो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है। PU की वैल्यू कितनी थी? यहां पे निकाली थी 2250 किलो न्यूटन। तो 2250 इंटू 10⁻³ न्यूटन में हो गया। 1.05 इंटू 0.40 इंटू में ग्रेड क्या है? 25 इंटू AC कितना है हमारा? AG माइनस ASC। AG कितना था? डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर 159043.1 माइनस ASC ये है, प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ASC। यही है वैल्यूज आपकी सारी। इसको इसके नीचे ले जाते हैं भाई, ताकि
बार बार 1.05 मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो 2250 डिवाइड बाई 1.05 इंटू 10⁻³ तो यह आ गया 214,2857.143 इक्वल्स टू, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 0.4 इंटू 25 10 इंटू में 159,043.1 माइनस ASC, ठीक है, प्लस ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 0.67 इंटू 415 278.05 ASC। इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2142857.143 इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1590431 पॉइंट हट जाएगा माइनस 10 ASC प्लस 278.05 ASC। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। सोल्व करो अब इसको, यहां पर ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी, कितनी बचेगी ये 2142857.143 माइनस 1590431, ये बचा 552426.143 इक्वल्स टू, ये कितना बचेगा यहाँ पे 278.05 में से 10 गए 268.05 ASC। तो यहां से ASC कितना आ जाएगा हमारा, इसको इससे डिवाइड कर दो 268.05 से डिवाइड किया हमने 2060.9 तो 2060.9, इसको अप्रोक्स 2061 mm² लिख सकते हैं। ASC हमें यहां से पता चल गया कि कितना हमारा यहां पर स्टील का एरिया हमें चाहिए होगा, कितना स्टील चाहिए होगा, वो यहां से हमें कैलकुलेट करके मिल चुका है। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो यहां तक हमने कर लिया, पूरा नोट डाउन करिए इसको और फिर चलते हैं आगे। कॉलम डिजाइन हो चुका है, बट अब क्या बचा हमारी हेलिकल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, लेटरल जो हमारी टाइज हैं उनको डिजाइन करना है हमें। हेलिकल रीइंफोर्समेंट का डिजाइन बच गया, वो डिजाइन करते हैं अब। जब तक आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखिए, ठीक है, और जब तक हम ये लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है भाई, यहाँ तक तो रब करेंगे नहीं, ये रहेंगी। ई मिनिमम हमारी कितनी थी 22, ठीक है, उसकी जरूरत भी अभी लिख लेते हैं अगर पड़ेगी तो। और इसके अलावा ASC हमने निकाला है, कितना निकाला ASC 2061 mm²। और ग्रॉस एरिया भी निकाला हुआ है भाई हमने यहाँ से। ग्रॉस एरिया हमने कितना निकाला था 159,043.1 mm²। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ अभी तक नहीं निकाली, और चेक करिए बस कंडीशंस हमने। ठीक है, तो चलो करो जल्दी जल्दी लिखो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड था ये, और ये थर्ड स्टेप लिख लेना यहाँ पे। एक्चुअली लोडेड होने के बाद ये क्या था हमारा, सपोज थर्ड स्टेप हमने क्या कैलकुलेट किया है, यहाँ पे अलग से लिख लेना, ये लोड कैरिंग कैपेसिटी जो थी हमारी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डिजाइन ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। अरे कॉलम भी रब कर दिया, चलो दोबारा बना लेंगे इसको। तो हेलिकल रीइंफोर्समेंट के अंदर भाई अब हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, देखो। अब क्या है फोर्थ स्टेप हमारा, डिजाइन ऑफ
हेलिकल रीइंफोर्समेंट। हेलिकल रीइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे जब हम, तो हेलिकल रीइंफोर्समेंट में जो सबसे मेन हमारे लिए काम है वो क्या है, स्पेसिंग कितनी रखनी है, पिच की वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, एज्यूम करनी है, डायामीटर मुझे एज्यूम करना है, ठीक है। तो बस बचा क्या फिर, स्पेसिंग बची, कितनी स्पेसिंग मुझे उसकी रखनी है, यही दो चीजें डिजाइनिंग के अंदर, क्लियर। तो अब सारी चीजें यहां पे देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं, सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं उसका डायमीटर 6 mm, ठीक है, एज्यूम एज्यूम 6 mm डायामीटर स्टिरप्स, या स्टिरप्स बोल दो या फिर क्या बोल दो इसको, हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है भाई। और कवर जो है, क्लियर कवर मैं कितना मान लूँ यहाँ से, एज्यूम कर लो यहाँ पे भी, ये भी इसकी भी जरूरत पड़ेगी, सपोज 40 mm का क्लियर कवर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़ क्लियर। अब हमें एक चीज़ पता है और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें आईएस कोड ने एक इक्वेशन दी थी हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए, वो इक्वेशन क्या थी, वहीं से सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इक्वेशन क्या थी हमारी यहाँ पर, 0.40 FCK अपॉन FY इंटू में AG अपॉन AC माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू VH अपॉन VC। ये हमारी इक्वेशन आती है यहाँ पर, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सब कुछ वेल एंड गुड है। यहाँ से ही मैं क्या निकालता हूँ जनरली, पिच की वैल्यू, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो बाद की बात है। चलो पहले इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। देखो FCK मुझे पता है, FY पता है, ग्रेड दिए हुए हमें, A ग्रॉस मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, ये वैल्यू लिखी हुई है, ये भी आधा काम खत्म। अब ये AC क्या है, एरिया ऑफ कोर, तो कोर का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लेंगे ये भी। ये कैसे निकलती है हमारी, वॉल्यूम ऑफ कोर 1000 इंटू में एरिया ऑफ कोर, तो ये निकल गया, तो ये भी निकल जाएगा, बचा क्या सिर्फ VH, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। ये निकालनी है। अभी हमारे पास कितने काम बच गए, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है, ये निकालने के बाद ये एज इट इज आ जाएगा। तो सबसे पहले सपोज कॉलम ड्रॉ करके दिखाते हैं, उससे फिर आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज इस तरह से हमारा कोई कॉलम था, ये इसकी सपोज हमारी लेटरल टाइज या हेलिकल रीइंफोर्समेंट हमने दी हुई है, ये हमारे यहां पर मैंने क्या प्रोवाइड किए हुए हैं, सपोज स्टील बार्स हैं, तो थोड़ी सी इसकी थिकनेस दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा सपोज सेंटर है, जो टोटल डायमीटर दिया हुआ है वो कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है, ये 450 mm में है सारी डायमेंशंस, ठीक है। थोड़ा साइड में लिख देते हैं इसको, ये है 450। अब हमें क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ कोर और हेलिकल रीइंफोर्समेंट का वॉल्यूम। कोर एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, कोर का डायमीटर चाहिए होगा। कोर कौन सी थी हमारी, यहां पे ये सेंट्रल पोर्शन, इस रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके यहां तक, ये हमारा क्या हो जाता है, ये तो क्या था, हेलिकल का डायामीटर था, हेलिकल रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। बट कोर कहां तक थी, यहां से लेके यहां तक, इसके पूरे रीइंफोर्समेंट के अंदर का जो आपका पार्ट है वही क्या कहलाता है, कोर, ठीक है। मतलब जो आपने टाइज प्रोवाइड करी है इसके अंदर का पूरा एरिया कोर ऑफ कॉलम होता है। तो कोर का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, यहां से पूरा, ये इसके आउटर से लेके आउटर तक, ये क्या होगा हमारा DC, मतलब डायमीटर ऑफ कोर। ये कैसे निकालूंगा, टोटल में से यहां पे एक क्लियर कवर और यहां पे एक क्लियर कवर, या यहां पे अगर देखोगे तो ये टोटल में से एक क्लियर कवर यहां से और एक क्लियर कवर यहां से माइनस कर दिया तो DC आ जाएगा, पहले भी देख चुके हैं हम।
तो डीसी कैसे निकालूंगा मैं, टोटल डी में से 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है भाई। तो क्या वैल्यू आएगी यहां पर हमारी, 450 टोटल था माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना एज्यूम किया था हमने, 40 mm का, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 80 है और 370 mm डीसी, क्लियर। तो आ गया यहां से क्लियर कवर, जो कोर है हमारा उसका डायमीटर आ गया। तो कोर का एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये सारी वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं भाई मैं, साइड में निकाल के लिख रहा हूं, फिर इधर पूरा एज इट इज कैलकुलेशन कर देंगे। तो एरिया ऑफ कोर कितना आ जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 370 स्क्वायर। तो कितना आता है ये कैलकुलेट करिए, ये आएगा हमारा π/4 इंटू में डी डायमीटर क्या 370 स्क्वायर, 107521.008, ये इतना ही लिख लेते हैं, काफ़ी है ये, इतना mm² हमारा एरिया ऑफ कोर आ गया, ठीक है। ये लगभग इसके बराबर ही आएगा, 0.00 करके बाद में तो लिखना जरूरी नहीं है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। कोर का एरिया आ गया, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे आ जाएगी, 1000 इंटू में एरिया ऑफ कोर, यही होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू में एरिया। लेंथ कितनी थी, 1 मीटर की बात करते थे, तो mm में 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू में 107521, कितना हो गया, 107521 इंटू 10⁻³ लिख दो, mm³ VC। तो ये भी आ गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सारी वैल्यूज पता है। बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट, यही टेढ़ा काम है, थोड़ा टेढ़ा नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है बस। तो नाउ VH, जब मैं यहां पे लिख लेते हैं, सपोज VH की बात करता हूं, तो VH कैसे निकालते हैं हम लोग भाई, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स हमारे जितने भी हैं यहां पर, इनटू में लेंथ ऑफ वन टर्न, इनटू में क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ये क्या है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट। मतलब कैसे निकाला मैंने, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे, क्या किया था कि 1 मीटर की स्ट्रिप के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, वो इंटू में एक जो टर्न है उसकी लेंथ कितनी है, इंटू में उसका एरिया कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एक का अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया तो मतलब एक की वॉल्यूम निकाल ली, इनटू में जितने भी टर्न्स आ रहे होंगे, जितनी भी हमारी वहां पर मैंने टाइज प्रोवाइड करी होंगी, इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स कर दूंगा तो सभी की वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। तो वही हमने यहां पे किया है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये यहां पे, तो वॉल्यूम ऑफ हेलिकल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हैं, 1000 अपॉन पिच इंटू लेंथ ऑफ वन टर्न। कैसे निकालते हैं, एक की लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर होती है, तो सरकमफेरेंस कैसे निकालते थे, पाई इंटू में डायमीटर ऑफ हेलिकल। ये सपोज यहां से शुरू करता हूं तो यहां से यहां तक की एक की लेंथ हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ये इसका डायमीटर लूंगा, कौन सा है ये, हेलिकल, DH। ये भी वैल्यू में नहीं पता, अभी नहीं, ये भी निकालेंगे साथ में, ठीक है। इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, कैसे निकालते हैं, π/4 इंटू में 5h का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे 5h तो हमने अज्यूम किया था कितना, 6 mm मान लिया था इसको कि भी 6 mm की मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये पता चल गया। DH नहीं पता, पिच नहीं पता, तो DH कैलकुलेट करूंगा यहां पर।
DH की वैल्यू यहां पर कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, देखो यहां ये DH है मेरा, तो DH मेरा कहां तक है, इसके सेंटर से, ये सेंटर है और इधर भी सेंटर तक ही है। तो यहां आउटर टू आउटर, इसके स्टिरअप तक का आउटर टू आउटर मुझे पता है क्या है, वो DC कोर का जो है, इसमें से आधा इधर से और आधा इधर से, अगर स्टिरअप का डाया कम कर दूं तो यहीं तक पहुंच जाऊंगा। मतलब इतना आधा यहां से और इतना आधा यहां से कम कर दिया तो DH तक पहुंच जाऊंगा। आधा इधर से और आधा उधर से, मतलब एक डायामीटर माइनस कर दूं तो कैसे निकल के आएगा, यहां पे शो आधा आधा करके कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। DC माइनस 5h/2 माइनस 5h/2, तो ये हमारा आ जाएगा। तो DC कितना निकाला था हमने, 370 माइनस 5h हमने कितना यूज किया है, 6 mm का, तो 6/2 माइनस 6/2, तो 6 माइनस करेंगे तो 364 mm हमारा यहां पर आ जाएगा हेलिकल रीइंफोर्समेंट का डायमीटर, पर्टिकुलर उस एरिया का। सारी चीजें पता हैं तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पिच नहीं पता तो पिच की टर्म्स में आ जाएगी, तो इसमें पुट करेंगे तो पिच भी पता चल जाएगी। क्या आएगी, 1000 अपॉन पिच इंटू में पाई इंटू DH कितना निकाला हमने, 364 इंटू पाई/4, 5 कितना था, 6, तो यहां से कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये आएगा 1000 इंटू पाई इंटू फिर से एक और पाई है इंटू 364 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 3233 282 4.02 अपॉन P, ये हमारा VH आ गया। तो अब इसको सारे को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये सपोज आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, 0.40 इंटू FCK 25 अपॉन 415 इंटू में AG, ग्रॉस एरिया कितना निकाला था हमने, ये रहा 159,043.1 अपॉन AC कितना निकाला था, 107521 माइनस 1, ठीक है भाई। इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू VH अपॉन में VC। VH कितना है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, शुड बी लेस देन VH कितना आया था, 3233282 4.02 अपॉन P। तो यहां से ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो पहले, तो एक एक करके देखते हैं इसको। 15 पहले अंदर वाला कर लेते हैं, 9043.1 अपॉन 107521 माइनस 1 इंटू 0.4 इंटू 25 डिवाइड बाई 415.0115, ठीक है, 55 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3233282 4.02 डिवाइड बाय P। तो P को इधर लेके चले जाओ, P शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, इसको इधर डिवाइड कर दो इससे। यहाँ पे हमें VC से तो डिवाइड करना भूल ही गए यार, VC से भी तो डिवाइड करना है। ये हमने VH की तो वैल्यू लिख दी, बट डिवाइड बाय VC ये भी था, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड बाय P इंटू में क्या हो जाएगा, VC की वैल्यू क्या थी, 107,521 इंटू 10⁻³ तो डिवाइड करके कितना आएगा, ये सॉल्व करो तो वैल्यू जो है हमारी कितनी बन जाएगी, ये यहाँ पर
कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 32332824.02 डिवाइड बाय 107521 इंटू 10⁻³ 0.3 डिवाइड बाय पी पिच। तो पिच क्या आ जाएगी 0.3 डिवाइड बाय 0.01155, ये आ रहा है 25.97, तो अप्रॉक्सीमेटली 26। वैसे तो हम लोवेस्ट फिगर करते हैं, स्पेसिंग बढ़ा नहीं सकते, चलो 25.9 ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़ा के नहीं दे सकते स्पेसिंग, इससे कम दे सकते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ से पिच की। तो अब यहाँ तो हमने कैलकुलेट कर ली कि पिच इतनी देनी है, बट एक हमारी रिकमेंडेशन भी है जिसके थ्रू हमें चेक करनी पड़ेगी कि पिच हमारी इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो जल्दी से पहले इसको लिखिए आप, फिर इसके बाद कंपेयर करते हैं कि पिच की जो वैल्यूज हैं वो हमारी कितनी रहनी चाहिए, कंपैरिजन जब हम करेंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए तो यहां पे कर देता हूं। एक तो ये पिच हमने निकाल दी, वही ठीक है, बट हमें 4 रिकमेंडेशंस दी हुई हैं आईएस कोड ने कि अगर हमारी पिच मैं निकालता हूं, प्रोवाइड करता हूं, तो प्रोवाइड करने से पहले मेरी जो पिच है वो मुझे कंपेयर करनी पड़ेगी। 2 हमें अपर लिमिट दी हुई थी और 2 हमें लोअर लिमिट दी थी पिच की, जो हमें करनी है चेक। तो कौन सा था स्टेप ये? 4th था शायद ये। चलो सपोज 5th स्टेप हमारा क्या होगा, पिच को कंपेयर करना, स्पेसिंग जो होगी पिच बेसिकली। तो पी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 75 mm से तो ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई। हमारी कितनी आई थी यहाँ पे 25.9, तो 75 का तो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 75 से तो कम आ रही है। एक हमारी आती है DC/6, इट शुड नॉट बी मोर देन DC/6। तो ये कितना आएगा, DC हमारा कितना था 370 डिवाइड बाय 6 कितना आता है, सॉल्व करिए। ये आएगा आपका 370 डिवाइड बाय 6 61.66 आ रही है mm। इससे भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया। 25.9 ना तो इससे बड़ी और ना ही इससे बड़ी है, तो अपर लिमिट का तो हो गया हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई। अब लोअर लिमिट भी हमारी यहाँ पर क्या दी हुई है, एक तो हमारा था कि 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन लेस देन 25 mm। तो 25 का क्राइटेरिया जस्ट हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सीड किया है, तो 25.9 हमारी यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पे हमारी पिच ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था, पिच शुड नॉट बी लेस देन 3 times डायमीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। तो 3 times ऑफ 5h कितना यूज किया हमने यहाँ पे, 3 इंटू में 5h कितना था, 6 का यूज किया था, तो 18 mm। तो इससे ही कम नहीं होनी चाहिए, ये तो क्या हो गया हमारा और भी कम हो गया, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो देयरफॉर प्रोवाइड 6 mm हेलिकल, हो गया 6 mm एट द रेट 25.9 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आपकी हेलिकल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आपने डिजाइन कर दी है। इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पूरा जो हमारा जो सर्कुलर कॉलम था बेसिकली वो डिजाइन किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स का आता है। इसके बाद आप ये डायग्राम भी पूरा अच्छे से दिखा सकते हो, और 25 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप क्या करोगे, थोड़ा साइड व्यू भी दिखा देना इसका कॉलम का, इस तरह से बनाकर, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से आपका साइड व्यू भी आ जाएगा कि आपने यहाँ पे जो कॉलम बनाया है कुछ इस तरह से दिया है, स्टील बार्स इसके इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। एक इधर दे दिया सपोज, हेलिकल रीइंफोर्समेंट शो कर दो इसके अंदर कि आप लोगों ने हेलिकल रीइंफोर्समेंट जो है वो की हुई है।
हेलिकल रीइंफोर्समेंट कैसी होती है, जैसे आप लोगों की नोटबुक में स्पाइरल होती है, स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, वैसा ही उसी को ही हेलिकल बोलते हैं, हेलिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटर टू सेंटर पिच भी शो कर सकते हैं। डायग्राम जब दिखा दिया तो वैल्यूज भी दिखाओ। पिच की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी हमने, यहाँ पे कितनी प्रोवाइड करी है, 25.9 mm। ठीक है भाई। इसके अलावा हमारा मेन रीइंफोर्समेंट का जो डायामीटर आया वो जो एरिया आया था कितना आया था, 2061 mm²। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे शो कर सकते हो हेलिकल रीइंफोर्समेंट के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। तो कॉलम का रीइंफोर्समेंट का जो आपका एरिया है कॉलम डिजाइन करने का, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये 25 नंबर में आपका जो आ सकता है, और बेसिकली आया भी हुआ है ये। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आपके। तो बाकी का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, सॉरी। ठीक है।